हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट सेशन में हम लोगों ने किंगडम फंजाई को खत्म किया था और दो किंगडम और बाकी है। एक है प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया, जिसको हम लोग प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। राइट, अब तक जो भी हमने पढ़ा, पहले हमने पढ़ा मोनेरा, उसके बाद हमने पढ़ा प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, फिर प्लांटे, फिर एनिमेलिया। ये सारे के सारे जो थे ये किसका पार्ट था? ये पार्ट था आपका किंगडम, ये पार्ट था आपका 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का। जिसको किसने दिया था? जिसको दिया था सर आर.एच. व्हिटेकर ने। राइट, तो जिसको दिया था सर आर.एच. व्हिटेकर ने। लेकिन आर.एच. व्हिटेकर सर ने जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था उसमें कुछ असेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड नहीं किया गया था। राइट, तो पहला चीज जो हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग लिखेंगे वो होगा, क्या होगा? इन दी 5 kingdom classification, in the 5 kingdom classification of Whittaker, Whittaker, in the 5 kingdoms classification of Whittaker, certain organisms, 5 kingdom system classification of Whittaker, there is no mention, there is no mention of certain acellular organisms like क्या viruses, viroids, prions, right, prions and lichen, right, and आपका lichen। लेकिन आप कहोगे सर हमने तो लाइकेन को पढ़ा, लेकिन लाइकेन एज अ किंगडम हमने थोड़ी पढ़ा। लाइकेन हमने इसलिए पढ़ा कि हम लोगों ने देखा क्या फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना रहा है एल्गी के साथ, और उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? उसको हम लोग बोल रहे थे लाइकेन। इसी वजह से लाइकेन का एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन हमने लिया, हमारे समझने में हमको आसानी हो, इसी वजह से। लेकिन लाइकेन एज अ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमने तो नहीं पढ़ा। तो कुछ एसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसको क्या किया गया, जिसको आपके 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया। उसमें से क्या है? एक तो है आपका वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस। ये चारों एग्जाम्पल को याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि 5 किंगडम, इसमें से कौन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का पार्ट नहीं है। राइट, तो ये जो वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस है, ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का पार्ट नहीं है। इसको अलग से हमें पढ़ना पड़ेगा, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। उसमें से सबसे बड़ा जो पार्ट होगा वो है वायरस का। उसके साथ साथ ही हम लोग वायरॉइड्स और प्रियन को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन और लाइकेंस को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। राइट, तो हेडिंग डाल दीजिए वायरस। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे क्या? हेडिंग डालेंगे वायरस। अब वायरस जो वर्ड है ये अब किसी के लिए भी, दुनिया में किसी के लिए भी ये नया नहीं रहा। अब बच्चा से लेके सबको पता है कि वायरस क्या चीज है आफ्टर कोविड। राइट, हम सबको पता है कि वायरस क्या चीज है। तो वायरस क्या है बेसिकली? तो अगर वायरस का डेफिनेशन हमको ड्रॉ करने बोले तो हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? दे आर non-cellular organism. They are non-cellular organisms
characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell, ये हम सबको पता है कि वायरस जो होता है वो खुद जिंदा नहीं रह सकता, उसको एक होस्ट सेल की जरूरत है। तो उसी चीज को यहाँ पे कहा गया है कि वायरस क्या है। बेसिकली वायरस जो है दे आर नॉन सेल्यूलर है, नंबर 1। कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, मतलब अगर वो लिविंग सेल के बाहर है तो वो कैसा स्ट्रक्चर दिखाएगा, एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वो दिखाएगा। क्लियर है? सो आउटसाइड द लिविंग सेल इज कॉल्ड वायरस, राइट। वंस, इसी के अंदर होगा, वंस दे इन्फेक्ट, दे मतलब वायरस, वंस दे इन्फेक्ट द सेल, they take over the machinery, of the host cell, of the host cell to replicate themselves। इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको डिकोड करेंगे। to replicate themselves, killing the host, तो ये क्या करेगा, ये जब होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, होस्ट सेल के अंदर जितने भी मशीनरी है, मशीनरी मतलब हो सकता है कोई उसके अंदर कोई एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, कोई और बायोकेमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, कोई प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, कुछ भी कर सकता है। एक सेल के अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। तो वो सारे जो मैकेनिज्म्स, जो मशीनरीज मतलब जो भी पार्ट उसका उस सेल का कर रहा है, उसको क्या करेगा, वायरस जाके हाईजैक कर लेगा और अब बोलेगा कि अब तुम जो मैं बोलूंगा तुम वो बनाओ, राइट। मैं तुमको बोल रहा हूं कि तुम ये केमिकल्स बनाओ तो तुम ये केमिकल्स बनाओगे, राइट। और वो केमिकल्स वो किसके लिए यूज करेगा, वो केमिकल्स वो यूज करेगा अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए, राइट, फॉर रेप्लिकेशन ऑफ हिमसेल्फ, राइट। वायरस क्या करेगा, वायरस सेल को इन्फेक्ट करेगा और इन्फेक्ट करके सेल के जो भी मशीनरी सिस्टम है, जो सेल के लिए खाना बना रहा है या सेल के लिए काम कर रहा है, उसको वो हाईजैक कर लेगा। अब वो बोलेगा तुम इस सेल के लिए काम नहीं करोगे, तुम मेरे लिए काम करोगे और मैं जो बायोकेमिकल्स तुमको बोलूंगा तुम वो बायोकेमिकल्स तुम बनाओगे, या जो मुझे जरूरत है वो तुम करोगे। और ये वो किस लिए कर रहा है, ये वो इसलिए कर रहा है ताकि उससे वो अपने आप को रिप्लिकेट कर सके, राइट। तो इसी को यहाँ पे बोला गया है, वंस दे इन्फेक्ट द सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ, टू व्हाट, फॉर टू रेप्लिकेट देमसेल्फ बाय किलिंग द होस्ट। और धीरे धीरे पूरा होस्ट बॉडी को ये क्या कर लेगा, हाईजैक कर लेगा, राइट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा, द स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज द स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी। स्टडी ऑफ वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी बोलते हैं, राइट। स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज व्हाट, वायरोलॉजी, राइट। और थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट होगा जो हमने पहले बताया कि वायरसेस did not find
a place, viruses did not find a place in classification since they are not truly living, since they are not truly living, right? They are not truly living मतलब क्या है कि वायरस को क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं दिया गया है। क्लासिफिकेशन मतलब यहाँ पे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है हम लोग, राइट, कर रहे हैं हम लोग। तो क्या हुआ है, क्लासिफिकेशन में वायरस को कोई भी जगह नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? बिकॉज दे आर नॉट ट्रूली लिविंग। मतलब क्या है, मतलब वायरस के अंदर लिविंग सेल वाले कैरेक्टर भी प्रेजेंट है और नॉन लिविंग वाले कैरेक्टर भी प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वायरस को ना तो लिविंग बोल सकते हैं और ना ही नॉन लिविंग बोल सकते हैं, क्योंकि इनमें लिविंग कैरेक्टर वो है तो हम लोग इसको नॉन लिविंग तो नहीं कहेंगे, और नॉन लिविंग वाले कैरेक्टर भी प्रेजेंट है तो हम लोग इसको लिविंग भी नहीं कर सकते। तो ये वायरस जो है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब लोग उनको वायरस के जो लिविंग कैरेक्टर्स है उनको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे और जो नॉन लिविंग कैरेक्टर्स है उनको भी जानने की कोशिश करेंगे, राइट। तो हेडिंग डालेंगे लिविंग कैरेक्टर्स। हेडिंग क्या डालेंगे, लिविंग कैरेक्टर्स। तो हेडिंग डाल दीजिए लिविंग कैरेक्टर्स। क्या हो जाएगा, पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, लिविंग कैरेक्टर्स। लिविंग कैरेक्टर्स कि इनमें लिविंग कौन से कैरेक्टर्स है। पहला क्या हो जाएगा, दे हैव न्यूक्लिक एसिड। दे हैव न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, राइट। विद इन ब्रैकेट क्या लिखेंगे, the genetic material that can replicate, right। और इसी रेप्लिकेशन करने के लिए ही तो उसने क्या किया था, वो सारे के सारे जो मशीनरी थे उसको हाईजैक किया था। क्यों किया था, बिकॉज उसको रेप्लिकेशन करना था, दैट कैन रेप्लिकेट, राइट। सो उनके अंदर क्या है, उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड है। ये डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे, राइट। द जेनेटिक मटेरियल दैट कैन रेप्लिकेट। दूसरा क्या हो जाएगा, दे आर sensitive to stimulants। They are sensitive to stimulants, right। Stimulants like radiation मतलब यूवी रेज हो सकता है, like radiation, chemical substances, radiation, chemical substances etc। जैसे एक लिविंग सेल क्या है, सेंसिटिव होता है, वैसे वायरस भी क्या होता है, दे आर सेंसिटिव टू स्टिम्युलेशन लाइक रेडिएशन, केमिकल सब्सटेंसेस, राइट। थर्ड क्या हो जाएगा, दे हैव एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। एंटीजन वाले, राइट, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। ये एंटीजन के बारे में हम लोग 12 में जाके डिस्कस करेंगे, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, राइट। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, दे कैन मल्टीप्लाई inside the host cell। they can multiply inside the host cell। और फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा,
they can attack specific host. They can attack specific host. So सबसे पहला लिविंग कैरेक्टर क्या हो गया? They have nucleic acid, DNA और RNA, the genetic material that can replicate, right? दूसरा क्या हो गया? They are sensitive to stimulants like radiation, मतलब UV rays, right? Like radiation, chemical substances, etc. तो ये भी हो गया, right? फिर क्या? They have antigenic property, एंटीजन वाले वो जो प्रॉपर्टी होता है उनमें भी प्रेजेंट है. They can multiply inside the host cell. ये तो हम सबको पता है कि वायरस जो है होस्ट सेल के अंदर जाके मल्टीप्लाई कर सकता है. सो ये भी एक लिविंग कैरेक्टर हुआ. और थर्ड क्या, लास्ट क्या है? दे कैन अटैक अ स्पेसिफिक होस्ट. ये एक स्पेसिफिक होस्ट को अटैक कर सकते हैं. सो दिस ऑल आर द लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरसेस, राइट, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है. अब नॉन लिविंग वाले कैरेक्टर्स पढ़ेंगे हम लोग. क्या पढ़ेंगे? नॉन लिविंग वाले कैरेक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? नॉन लिविंग कैरेक्टर्स. हेडिंग डाल दीजिए नॉन लिविंग कैरेक्टर्स. अब नॉन लिविंग कैरेक्टर्स क्या क्या है इनमें? सबसे पहला क्या हो जाएगा? सबसे पहला हो जाएगा दे आर डिवाइड ऑफ डिवाइड मतलब एब्सेंट, मतलब उनमें एब्सेंट प्रेजेंट नहीं होता है. दे आर डिवाइड ऑफ व्हाट? उनमें क्या क्या नहीं होता है? दे आर डिवाइड ऑफ सेल वॉल, दे आर डिवाइड ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? इनमें नहीं होता है. दे आर डिवाइड ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. दूसरा क्या हो जाएगा? दे आर डिवाइड ऑफ membrane bound cell organelles, membrane bound cell organelles, membrane bound cell organelles like क्या? like ribosomes, mitochondria, एक्सेट्रा, राइट. दूसरा. थर्ड क्या हो जाएगा? दे कैन बी crystallized, right, they can be crystallized. फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? फोर्थ पॉइंट they remains as inert outside they remain as inert outside the host cell, they remain as inert outside the host cell. And final point क्या हो जाएगा? they are autocatalytic, they are autocatalytic in nature, right? they are autocatalytic nature. तो ये कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टर्स हो गए. उनके पास क्या क्या नहीं होता है? उनके पास सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन्स नहीं होते हैं. सेल वॉल नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, राइट. कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज उनके पास क्या होता है? नहीं होता है, राइट. थर्ड क्या हो गया? दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है. और क्या है? दे रिमेन एज इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल. एंड फाइनली क्या हो? दे आर
ऑटो कैटालाइटिक इन नेचर, दे आर ऑटो कैटालाइटिक इन नेचर. सो दिस आर द नॉन लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरसेस, राइट. तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने लिविंग कैरेक्टर्स क्या क्या है वायरस के और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स क्या क्या है उसको डिस्कस किया. क्यों डिस्कस किया, क्योंकि हमने देखा कि वायरस को क्लासिफिकेशन में कोई भी जगह नहीं दिया गया है, राइट. उसको हमने डिस्कस किया. अब वायरस जिसको अटैक करेगा, मतलब जिस होस्ट को अटैक करेगा, उस होस्ट के ऊपर वायरस को हम लोग अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट. अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकता है. वायरस किसको किसको अटैक कर सकता है, वायरस प्लांट को अटैक कर सकता है, वायरस जो है एनिमल्स को अटैक कर सकता है, वायरस जो है बैक्टीरिया को अटैक कर सकता है, फंजाई को अटैक कर सकता है, साइनोबैक्टीरिया को अटैक कर सकता है, ईस्ट को अटैक कर सकता है. तो अलग अलग के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, वायरस को अलग अलग नाम देंगे. टाइप्स होगा वायरस का, तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ वायरसेस. क्या हेडिंग डालेंगे, टाइप्स. क्या हेडिंग डालेंगे, टाइप्स. कितने टाइप्स के वायरस हम लोग देख सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं. एक तो हम लोग देख सकते हैं क्या, एक हम लोग देख सकते हैं क्या हो जाएगा, फाइटोफेजिस. फाइटोफेजिस, राइट. और क्या होगा, जूफेजिस. जूफेजिस. और क्या हो सकता है, और हो सकता है आपका बैक्टीरियोफेजिस. बैक्टीरियोफेजिस, राइट. और क्या हो सकता है आपका, आपका हो सकता है साइनोफेजिस. साइनोफेजिस. और क्या हो सकता है, जाइमोफेजिस. जाइमोफेजिस. और क्या हो सकता है आपका, और हो सकता है आपका माइकोफेजिस. क्या हो सकता है, माइकोफेजिस, राइट. फाइटोफेजिस हम लोग किसे कहेंगे, फाइटोफेजिस हम किसे कहेंगे, फाइटोफेजिस हम कहेंगे वायरस दैट अटैक, वायरस दैट अटैक व्हाट, वायरस दैट अटैक व्हाट, प्लांट. नाम में ही छुपा है, वायरस दैट अटैक प्लांट. जो वायरस प्लांट को अटैक करेगा, ऐसे वायरस को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइटोफेजिस बोलेंगे. और इस टाइप के वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल देखा जाता है वो क्या होता है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है. ये दो एस स्मॉल लेटर में होंगे, वो सिंगल स्ट्रैंडेड क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, राइट. क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है. जूफेजिस मतलब वायरस दैट अटैक, वायरस दैट अटैक. किसको अटैक करेगा, बोलो, एनिमल को अटैक करेगा. वायरस दैट अटैक एनिमल्स. वायरस दैट अटैक एनिमल्स. ऐसे वायरस में क्या, इसको क्या बोला जाता है, जूफेजिस. ऐसे वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल देखा जाता है क्या होता है, या तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, राइट. और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, और वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है. क्या हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं होता है, राइट. यहाँ पे हमने क्या लिखा, वायरस दैट अटैक प्लांट इज कॉल्ड फाइटोफेजिस. इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, एक्सेप्ट कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस. तो यहाँ पे एक स्टार दीजिए ऐसे करके, और यहाँ पे लिख दीजिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फिर मिटा दूंगा मैं, आप यहाँ पे ही लिखिए उसको. एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस. कॉलीफ्लावर CAULIFLOWER, कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस, MOSAIC, मोजाइक वायरस. कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस. इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है क्या होता है, वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. वो क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. तो दिस इज देन एक्सेप्शन. इसको वहां पे लिख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा, आप यहाँ पे लिख लीजिए कि वायरस दैट अटैक प्लांट्स, उसमें जो वायरस प्लांट पे अटैक करते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या देखा जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देखा जाता है, एक्सेप्ट दिस कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस. दिस इज कॉलीफ्लावर, एक्सेप्ट फॉर दिस कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस. इसमें देखा जाता है क्या, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखा जाता है. क्या देखा जाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखा जाता है. क्लियर है.
राइट, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखा जाता है। बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या आता है? वायरस दैट अटैक what? That attack what? बैक्टीरिया। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोफेजेस। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा क्या होगा? वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। वो क्या होगा? वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। ये सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, राइट, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। प्लांट को अटैक करेगा तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, एनिमल को अटैक करेगा तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। और बैक्टीरियोफेजिस में जो बैक्टीरिया को अटैक करेगा उसमें क्या होगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। साइनोफेजिस का मतलब क्या है? वायरस दैट इन्फेक्ट ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया इसको ऐसे हम क्या बोलेंगे? साइनोफेजिस मतलब वायरस दैट इन्फेक्ट what? that infect yeast is called zymophagous। एंड माइकोफेजिस का मतलब क्या है? माइकोलॉजी कहाँ पढ़ा था हमने? फंजाई में। स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। तो क्या हो जाएगा? माइकोफेजिस मतलब वायरस दैट इन्फेक्ट what? वायरस दैट इन्फेक्ट फंजी इज कॉल्ड माइकोफेजिस। तो फाइटोफेजिस किसे बोलेंगे हम लोग? जो प्लांट को इन्फेक्ट करेगा। जूफेजिस मतलब जो एनिमल को करेगा। बैक्टीरियोफेजिस मतलब जो बैक्टीरिया को करेगा। साइनोफेजिस मतलब जो बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया को करेगा। साइमोफेजिस मतलब जो ईस्ट को करेगा। एंड माइकोफेजिस मतलब जो आपके फंजाई को करेगा, राइट। और इनके जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, लेकिन उसको आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ से जेनेटिक मटेरियल वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट, राइट। यहाँ से पूछे जाएंगे तो यहाँ से मैंने लिखा दिया है, सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट, राइट। क्लियर है? अब हेडिंग डाल दीजिए डिस्कवरीज इन वायरोलॉजी। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे डिस्कवरीज इन वायरोलॉजी। क्या हेडिंग डालेंगे हम लोग? हेडिंग डालेंगे क्या? डिस्कवरीज इन वायरोलॉजी। डिस्कवरीज इन वायरोलॉजी कि वायरोलॉजी में मैंने स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी में क्या क्या डिस्कवरीज हुए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा द नेम वायरस। वायरस का मतलब क्या होता है? वायरस का मतलब विद इन ब्रैकेट लिखेंगे वेनम। क्या लिखेंगे? वेनम और पॉइजनस फ्लूइड और पॉइजनस फ्लूइड। venom or poisonous fluid. The name virus was given by whom? सर लुइस पास्चर। किसने दिया था? सर लुइस LOUIS लुइस पास्चर ने, PASTEUR सर लुइस पास्चर ने नाम दिया था वायरस। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। इसका मतलब होता है वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, राइट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? डिस्कवरीज को पढ़ रहे हैं हम लोग। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा डिस्कवरी क्या था? दूसरा डिस्कवरी था इन 1892 सर DJ इवानोस्की, सर D.J. इवानोस्की, IVANOWS नाउस्की, KY
IVANOWSKY इन 1892। इन ईयर को याद रखिएगा बिकॉज ये एनसीईआरटी में दिया गया है, तो इस ईयर्स को प्लीज याद रखिएगा। इन 1892 सर डीजे इवानोस्की recognized certain microbes as causal organism of the mosaic disease of tobacco, right? In it, DJ Ivanovsky recognized certain microbes as causal organism of the mosaic disease of tobacco. These are इसको certain microbes को डिस्कवर किसने किया था? Organisms of the mosaic disease, इसको डिस्कवर किया था सर डीजे इवानोव्स्की ने in 1892. These are found to be smaller than बैक्टीरिया। मतलब ये क्या है, जो इन्होंने जिसको खोजा था, जिस माइक्रोब्स को, वो माइक्रोब्स क्या थे? वो बैक्टीरिया से छोटे थे। ये हमको कैसे पता चला कि ये बैक्टीरिया से छोटे थे? these are found to be smaller than bacteria because they passed through bacterial proof filters. Bacteria proof filters मतलब कुछ फिल्टर्स होते हैं जिनमें बैक्टीरिया पास थ्रू नहीं कर सकते। कुछ फिल्टर्स होते हैं या फिल्टर पेपर जो हम लोग लैब में यूज करते हैं, आपको भी मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो उसमें क्या होता है एक्सक्यूज मी, उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया उस फिल्टर पेपर से पास नहीं कर सकते हैं, लेकिन वायरस जो है वहां से, वायरस तो अभी तो नहीं कहा गया, जो ये सर्टेन माइक्रोब्स है वो वहां से पास कर रहे थे। तो उन्होंने ये क्या कंक्लूड किया, उन्होंने ये बोला कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स मैंने पाए हैं, खोजे हैं, ये बैक्टीरिया से छोटे हैं। क्यों छोटे हैं? बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, राइट? दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, राइट? बैक्टीरिया तो पास नहीं कर सकते, लेकिन ये पास कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग बैक्टीरिया से जो है वो छोटे होंगे, राइट? ये दूसरा डिस्कवरी था। थर्ड क्या था डिस्कवरी? थर्ड डिस्कवरी किसने किया था? थर्ड डिस्कवरी आपके किया था M.W. बेजरिंक ने। सर M.W. बेजरिंक ने, राइट? किसने किया था? सर M.W. बेजरिंग ने। तो थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? थर्ड डिस्कवरी क्या लिखेंगे? In 1898, Sir M.W. Beijering, Beijerik, in 1898, M.W. Beijering demonstrated that the extract of the infected plants could cause
cause infection, could cause infection, could cause infection in the healthy plants. क्या हो जाएगा? In 1898, Sir M.W. Beijering demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection on the healthy plants. तो सर M.W. बेजरिंग ने क्या किया, उन्होंने एक टोबैको प्लांट लिया जिसके अंदर जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड था, मान लेते हैं कि उन्होंने एक प्लांट लिया, दिस इज द टोबैको प्लांट जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, दिस इज नथिंग बट द इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट। उन्होंने ऐसा इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट लिया और इनके जो पत्ते, स्टेम, डाली थे, इनको अच्छे से कूट के इसका एक एक्सट्रैक्ट बनाया। इसका क्या किया? इसका एक एक्सट्रैक्ट उन्होंने बनाया और उस एक्सट्रैक्ट को उन्होंने छिड़क दिया किसके ऊपर? एक हेल्दी टोबैको प्लांट के ऊपर। क्या हुआ? दिस इज अ हेल्दी टोबैको प्लांट। क्या है ये? एक हेल्दी टोबैको प्लांट है। तो उन्होंने क्या किया? एक हेल्दी टोबैको प्लांट के ऊपर उस एक्सट्रैक्ट को छिड़क दिया। जैसे ही उन्होंने हेल्दी एक प्लांट के ऊपर छिड़का तो क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद देखा कि इसमें भी ये प्लांट भी इन्फेक्टेड हो चुका है। ये प्लांट क्या हुआ? हेल्दी प्लांट से क्या बन गया? इन्फेक्टेड प्लांट बन गया। क्या बन गया? इन्फेक्टेड प्लांट बन गया। तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया? डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको could cause infection on the healthy plants, right? In the infection on the healthy plants। और इस एक्सट्रैक्ट को उन्होंने क्या नाम दिया? इस एक्सट्रैक्ट को या इस पॉइजन को उन्होंने क्या नाम दिया? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। इस फ्लूइड को उन्होंने क्या नाम दिया? and called this fluid what? Contagium vivum fluidum। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। राइट? इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था सर M.W. बेजरिंग ने। क्या किया था? एक टोबैको प्लांट लिया जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड था, उसका एक एक्सट्रैक्ट बनाया, उस एक्सट्रैक्ट को छिड़क दिया एक हेल्दी टोबैको प्लांट के ऊपर और देखा क्या? वो हेल्दी टोबैको प्लांट जो था वो भी इन्फेक्टेड हो गया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस फ्लूइड का नाम दिया क्या? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। इसका नाम दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। दिस इज पॉइंट नंबर 4, थर्ड, राइट? थर्ड, एक और डिस्कवरी क्या था? इसको एक और डिस्कवरी किसने किया था? इसको एक और डिस्कवरी किया था सर WM। ये था MW, अब होगा WM। तो इसमें इसको जरा अच्छे से याद रखिएगा। क्यों? बिकॉज कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि M.W. बेजरिंग और WM स्टैनले, राइट? WM स्टैनले। तो पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा? in 1935 Sir W.M. Stanley showed that the viruses
viruses could be crystallized. Showed that the viruses could be crystallized. Viruses could be crystallized. And इन्होंने क्या दिखाया? इन्होंने ये दिखाया कि वायरस को हम लोग क्रिस्टलाइज्ड कर सकते हैं. and crystals and the crystals consist largely of proteins, and crystals consist largely of proteins. और ये crystals किससे बने हैं? मेजोरिटी ऑफ पार्ट जो है क्रिस्टल्स के वो किससे बने हैं? मेजोरिटी ऑफ जो पार्ट है वो बना है प्रोटीन से. सो 1935 में WM स्टैनलेस ने क्या किया था? ये दिखाया था कि वायरस को हम लोग क्या कर सकते हैं? क्रिस्टलाइज्ड कर सकते हैं, राइट. और उन्होंने ये भी कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि ये जो क्रिस्टल्स है ये मेनली कंसिस्ट है प्रोटीन से. तो इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि वायरस के अंदर अगर सबसे बड़ा पोर्शन किसी का है तो वो किसका होगा? वो होगा आपका प्रोटीन का, राइट. वो किसका होगा? प्रोटीन का होगा. सो दिस आर सम डिस्कवरीज इन वायरोलॉजी, राइट. अब यहाँ पे ही स्टार देके एक और चीज नोट डाउन कर लीजिए, यहीं पे स्टार देके नोट डाउन कर लीजिए. Viruses are obligate parasite. Viruses are obligate parasites and are inert outside the specific host cell. तो वायरसेस क्या है? वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है एंड ये होस्ट सेल के बाहर कैसे है? ये होस्ट सेल के बाहर इनर्ट है, इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल, राइट. एंड inert virus is called what? Virion. एक inert virus को क्या बोला जाता है? Virion बोला जाता है. VIRION. An inert virus is called virion. Within bracket लिखेंगे the complete infectious virus outside the host cell, राइट. क्लियर है? तो वायरस क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है. ये होस्ट सेल के बाहर कैसे रहेंगे? एज अ इनर्ट रहेंगे, राइट. और ऐसे इनर्ट वायरस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऐसे इनर्ट वायरस को हम लोग बोलेंगे विरियन. ये तो सच है होस्ट सेल के बाहर ये इनर्ट है, लेकिन ये कंप्लीट रहेंगे. कंप्लीट मतलब वायरस का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा वो होस्ट सेल के बाहर भी एज इट इज होगा. एंड वायरस तब भी इन्फेक्शियस होगा, किसी भी वो होस्ट को इन्फेक्ट कर सकता है एंड आउटसाइड द होस्ट सेल. सो क्या हो जाएगा? एन इनर्ट वायरस इज कॉल्ड विरियन. द कंप्लीट, विद इन ब्रैकेट में लिखेंगे द कंप्लीट इन्फेक्शियस वायरस आउटसाइड द होस्ट सेल, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर. आज का लेक्चर को हम लोग यहाँ तक रखते हैं. ये पहला इंट्रोडक्शन पार्ट था अबाउट वायरसेस. वायरस में और भी बहुत कुछ बाकी है. नेक्स्ट डे हम लोग वायरस के इन जनरल वायरस का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे. उसके बाद दो वायरस स्ट्रक्चर को एनसीईआरटी में दिया गया है उसको भी डिस्कस करेंगे. एक है आपका टोबैको मोजाइक वायरस का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे.
और आपका बैक्टीरियोफाज का जो स्ट्रक्चर दिया गया है उसको भी इन डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। और अभी आज हम लोग एनसीईआरटी से मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरा सेगमेंट एक साथ खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एक दिन बैठ के एनसीईआरटी से पूरा मार्क कर लेंगे। ये वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये एक साथ ही अगर हम लोग एनसीईआरटी से मार्क करें तो हमारे लिए अच्छा होगा। पहले हम लोग आराम आराम से बोर्ड वर्क के थ्रू सब कुछ पढ़ लेते हैं। और वैसे भी बोर्ड वर्क के बाद एनसीईआरटी में बहुत कम ही चीज़ें बचती है हमको देखने के लिए। एनसीईआरटी हम लोग इसलिए हर दिन अंडरलाइन करते हैं ताकि हमसे कुछ भी चीज़ें छूट ना जाए। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि एनसीईआरटी में है और उस चीज़ को मैंने बोर्ड पे मिस कर दिया है, ये बहुत रेयरली होता है। ऐसा कोई डायग्राम है जो बोर्ड पे मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, या ऐसा कोई डायग्राम है जिसको मैं यहाँ पे नहीं समझा सकता, तो उस केस में ऐसा पॉसिबल है। लेकिन अदरवाइज मैं अगर बोर्ड वर्क आपने अच्छे से कर लिया, उसके बाद एनसीईआरटी की बहुत खास कुछ ज़रूरत है नहीं। लेकिन फिर भी विथ रिस्पेक्ट टू नीट आपको एनसीईआरटी को ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। तो वही बात है कि पहले हम लोग वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स को अच्छे से पहले बोर्ड वर्क में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक दिन बैठ के आराम से एनसीईआरटी से सब कुछ मार्क कर लेंगे, राइट। तो आज के लिए लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।